प्यारे विद्यार्थियों, आपका हिंदी के क्लास में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे ऑफलाइन क्लास में अपने खंड काव्य त्यागपथी, जो कि रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा रचित एक ऐतिहासिक खंड काव्य है, जिसमें 6वीं शताब्दी के सम्राट हर्षवर्धन के त्याग, बलिदान और तप का वर्णन किया गया है। जिसमें हम लोगों ने प्रथम सर्ग में पढ़ा कि हर्षवर्धन आखेट करने जंगल गए हुए थे, तभी उन्हें अपने पिता के अस्वस्थ होने का समाचार मिलता है। वो समाचार पाकर तुरंत ही क्या करते हैं, वापस आते हैं और अपने पिता का इलाज कराते हैं, परंतु उनके पिता जीवित नहीं बचते हैं। ठीक है, और फिर वो अपने पिता का अंतिम संस्कार करके घर वापस लौट आते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने लिख भी लिया है और शायद क्लास में हमने पढ़ी थी। आगे आज हम लोग चलेंगे। द्वितीय सर्ग की कहानी शुरू होती है कहाँ से कि पिता की मृत्यु का समाचार सुन करके उनके बड़े भाई कौन होते हैं, राजवर्धन होते हैं। वो राजवर्धन अपने पिता की मृत्यु का समाचार पा करके लौट आते हैं और व्याकुल मन से क्या करते हैं, वैराग्य लेने का मन बना लेते हैं। वैराग्य यानी कि एक तरह से साधु जिसको बोलते हैं हम लोग, कि साधु बनने का निर्णय ले लेते हैं, यानी कि राजपाट से सब कुछ अब त्याग देंगे और क्या बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे, अपना जीवन यापन उस तरह से करेंगे। लेकिन तभी उन्हें समाचार मिलता है कि मालवा का जो राजा मालव राज है, वह उनकी छोटी बहन, हर्षवर्धन की छोटी बहन का क्या नाम है, राजश्री को क्या करता है, बंदी बना लेता है और उनके जो पति होते हैं गृहवर्मन, उनको मार डालता है और उनको जेल में डाल देता है, उनकी बहन को। ठीक है, यह सुनकर राजवर्धन जो हर्षवर्धन के बड़े भाई हैं काफ़ी गुस्से में आते हैं और मालव राज को परास्त करने के लिए अपनी सेना को लेकर के क्या करते हैं, चले जाते हैं और उस गौड़ नरेश को क्या करते हैं, हरा देते हैं। लेकिन अब क्या होता है हराने के बाद, जैसे कि हर राजा के साथ लगभग होता आया रहा है, वह उन्हें धोखे से क्या करता है, मरवा देता है। उनके भाई को, हर्षवर्धन के भाई को यानी कि राजवर्धन को क्या करता है, मरवा देता है। ठीक है, जब यह समाचार हर्षवर्धन की बहन को मिलता है तो हर्षवर्धन की बहन क्या करती हैं, जंगल की तरफ चली जाती हैं और हर्षवर्धन को जब यह समाचार मिलता है तो क्या होता है कि वो सेना लेकर के, विशाल सेना लेकर के अब उसके ऊपर चढ़ाई करने के लिए, गौड़ नरेश मालव राज के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, उसे हराने के लिए, उसे मारने के लिए क्या करते हैं, उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे क्या होता है कि उन्हें समाचार रास्ते में मिलता है कि उनकी बहन जो है वो जेल से, कैद खाने से क्यों ये निकल करके भाग गई हैं और जंगल की तरफ जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं, जंगल की तरफ जा रही हैं और आत्मदाह करना चाहती हैं। आत्मदाह करने का मतलब हो गया कि खुद को एक तरह से जला लेना, उसे आत्मदाह कहा जाता है। समझ में आ रहा बात? ठीक है, लेकिन हर्षवर्धन क्या करते हैं, शीघ्र ही वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी बहन को उससे बचा लेते हैं और बचा करके दोनों लोग घर वापस लौट आते हैं। तो द्वितीय सर्ग की कहानी फिर से यहीं पर क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे चलते हैं और तृतीय सर्ग की कहानी आपको सुनाते हैं। इस सर्ग में क्या होता है कि सम्राट हर्ष की ऐतिहासिक जो विजय हैं, जो ऐतिहासिक विजय हैं, दिग्विजय हैं, यानी कि जो क्षेत्र उन्होंने जीता उनका वर्णन किया गया है। 6 वर्षों तक लगातार क्या करते हैं, हर्षवर्धन निरंतर युद्ध करते रहते हैं और समस्त उत्तराखंड को क्या करते हैं, जीत लेते हैं। उन्होंने क्या किया, कश्मीर, मिथिला, बिहार, गौड़, उत्कल, नेपाल, वल्लभी, सोरठ आदि सभी राज्यों को क्या किया, जीत लिया और जो वहाँ पर राज करने वाले यवन, हुड़ आदि विदेशी शत्रु थे उनको क्या किया, वहाँ से नाश करके उनको भगा दिया और एक शक्तिशाली, सुव्यवस्थित, सुसंगठित राज्य की क्या की, स्थापना की और धर्मपूर्वक शासन करने लगे। उनके शासन में क्या होता है कि जो राज्य में धर्म, संस्कृति, कला का पर्याप्त उन्नति होता है। उन्होंने इस विशाल साम्राज्य की जो राजधानी है वो किसको बनाते हैं, तो कन्नौज को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, कन्नौज को बनाते हैं। अब यहीं पर आपकी तृतीय सर्ग की कहानी
खत्म हो जाती है। आइए अब देखते हैं चौथे सर्ग की कहानी। तो चौथे सर्ग में स्टूडेंट राजश्री, उनके भाई हर्षवर्धन और उनके गुरु आचार्य दिवाकर जिनका नाम था, उनके बीच में जो वार्तालाप होता है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कि इनके भाई थे, उनकी हत्या हो चुकी, राजश्री के पति थे, उनकी हत्या हो चुकी, और इनके हर्षवर्धन के जो पिता थे वो बीमारी के चलते उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी जो माता होती हैं वो अपने पति के साथ क्या कर लेती हैं, आत्मदाह कर लेती है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। तो फिर आचार्य दिवाकर के साथ वार्तालाप होता है जिसमें राजश्री जो है अपने भाई के साथ क्या है, अपने भाई के साथ यानी हर्षवर्धन के साथ शासन करने लगती हैं, शासिका रहती हैं, लेकिन उनका मन जो है शासन में नहीं लगता है। वह सब कुछ छोड़ करके भिक्षुड़ी बनना चाहती हैं। क्या बनना चाहती हैं? भिक्षुड़ी बनना चाहती हैं। परंतु हर्षवर्धन इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बाद में आचार्य दिवाकर क्या करते हैं कि समझाते हैं राजश्री को कि मानव कल्याण में अपना समय बिताओ, लोगों की सेवा करो। तो इस प्रकार से राजश्री आचार्य दिवाकर की बात को मान लेती हैं और जो उनका मन होता कि भिक्षुड़ी बन जाऊं उसको वह त्याग देती हैं और मानव सेवा में अपना जीवन बिताने लगती है। तो चौथे सर की कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आगे चलते हुए हम लोग चलेंगे पंचम सर्ग पर, यानी पांचवें सर्ग की कहानी शुरू होती है कि हर्षवर्धन अब कन्नौज को राजधानी बनाकर शासन करने लगते हैं। तो इस सर्ग में उनके त्यागी और वर्ती जीवन का क्या किया गया, वर्णन किया गया है। हर्षवर्धन प्रयाग में यानी कि आधुनिक इलाहाबाद में क्या करते हैं, प्रत्येक 5वें वर्ष में एक त्याग व्रत का महोत्सव मनाते हैं और एक मेले का क्या करते हैं, आयोजन करवाते हैं, जो प्रतिवर्ष माघ के महीने में वहाँ पर मेला लगता है। यानी कि जो गंगा और यमुना का संगम है वहाँ पर उसके मुहाने पर मेला लगता है। और हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष वहाँ जाते थे और अपना सर्वस्त्र दान करके वहाँ से क्या करते थे, फिर वापस चले आते थे। इस दान को वे प्रजा का ऋण से मुक्ति का नाम देते थे। यानी कि जो प्रजा से कर लेते थे उसको पुनः फिर क्या करते थे, दान के रूप में वापस कर देते थे। तो इसीलिए प्रजा ऋण से मुक्ति का नाम उन्होंने दिया था। इस चीज का वर्णन 5वें सर्ग में देखने को मिलता है। तो 5वें सर्ग की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है और इस खंड काव्य में 5 सर्ग ही हैं कुल। अब क्या करना है स्टूडेंट, आपको इन 5 सर्ग को लिख लेना है और 2-3 बार उसको रिवाइज करना है। ठीक है। अगर आप ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू।